हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों 21 दिसंबर 2025 को जो एग्ज़ाम लिया गया है ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है। और ये जो है ऑफिस अटेंडेंट बिहार विधान परिषद का जो है ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम लिया गया था। तो इनका एग्ज़ाम जो है 21 दिसंबर 2025 को कंप्लीट हो गया है। अगर आप दोस्तों बीएसएससी का ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके बीएसएससी एग्ज़ाम में ऐसे ही पेपर पूछे जाएँगे। तो क्वेश्चन का लेवल आप दोस्तों देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑफिस अटेंडेंट में, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों हम जो है सिलेबस का ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि बीएसएससी जो है ऑफिस अटेंडेंट का सिलेबस क्या है। अभी जो दोस्तों एग्ज़ाम हुआ है आपका बिहार विधान परिषद का हुआ है ऑफिस अटेंडेंट का, उसका पेपर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। और सेम पैटर्न में बीएसएससी के ही पैटर्न में जो है ये एग्ज़ाम लिया जाता है। जिस तरह बीएसएससी एग्ज़ाम लेता है उसी तरह बिहार विधान परिषद का ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम लिया गया है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी जो है सिलेबस को समझिए। आपके ऑफिस अटेंडेंट में जीके, जीएस और करंट मिला करके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें भी दोस्तों आप देखिएगा कि जीके, जीएस, करंट मिला के 40 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हिंदी से 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और मैथ से 30 प्रश्न आपका पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 प्रश्न आप सभी से पूछे गए हैं। तो इसमें हम जो आपको बताने वाले हैं सिर्फ जीके और जीएस का सवाल बताने वाले हैं, ठीक है। तो जीके और जीएस का आप सभी पूरा सवाल देखिए, ये आपके ऑफिस अटेंडेंट में किस लेवल का जो है जीके जीएस का सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको ये काफ़ी लाभ मिल सके आगे बीएसएससी के ऑफिस अटेंडेंट एग्ज़ाम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी को बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट की सारी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फर्स्ट सवाल है ये, देखिए दोस्तों। फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पठार से नहीं होता है। तो नहीं होता है पूछा गया है। तो आप सभी दोस्तों जानते हैं नर्मदा का जो है होता है अमरकंटक पठार से, सोन का भी होता है और जोहिला का भी होता है, लेकिन महानदी का नहीं होता है। और महानदी के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि महानदी का जो उद्गम होता है ये छत्तीसगढ़ के सिहुआ पर्वत से होता है। कौन सा पर्वत से? तो सिहुआ के पर्वत से होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 2 नंबर का है, कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में अत्यधिक निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है, ये पूछा गया है। तो ये जो है दोस्तों आपका काली मिट्टी नहीं है, जलोढ़ मिट्टी भी नहीं है, लाल मिट्टी भी नहीं है। तो लेटराइट मिट्टी दोस्तों क्या है, अत्यधिक जो है निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है, ठीक है। जब क्या होता है कि भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में अत्यधिक जो है निक्षालन की प्रक्रिया से लेटराइट मिट्टी बनती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 3 नंबर का है, उत्तरी भारत का खादर क्षेत्र किससे निर्मित होता है, ये पूछा गया है। तो ये निर्मित होता है दोस्तों आपका नई जलोढ़ मिट्टी से होता है। किससे होता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों चैनल को आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऑफिस अटेंडेंट का जो है फुल तैयारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि आपको काफ़ी लाभ मिल सके और बेहतर तैयारी आपकी हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर का है। सवाल पूछा गया है दोस्तों, हाल ही में भारत में पहली बार कौन सा राज्य अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित हुआ है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जो अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित हुआ, ये पूछा गया है आप सभी से। तो ये राज्य आपका हो जाएगा केरल। कौन सा राज्य होगा? केरल। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका 5 नंबर का है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गरस्ता चालीसा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गरस्ता चालीसा के नाम से 40 डिग्री से 50 डिग्री जो है ये आपका दक्षिण अक्षांशों के बीच जो है ये जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका है 6 नंबर का। 6 नंबर का सवाल दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को दोस्तों पता ही होगा, ये आपका चूना पत्थर का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 7 नंबर का आप सवाल देखिएगा। 7 नंबर का दोस्तों सवाल है, भारत का कौन सा राज्य जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक जो है क्षमता रखता है? तो ये रखता है आपका कौन सा राज्य? तो गुजरात रखता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है 8 नंबर का, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो ये उद्गम स्थल आप सभी से पूछा गया है कावेरी नदी का। ठीक है, तो ये आपका जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा कावेरी नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 9 नंबर का, भारत में भूमि क्षरण में सबसे अधिक योगदान किस मानव गतिविधि का है? तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा वनों की कटाई का। ठीक है, वनों की कटाई हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 10 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है? ये पूछा गया था आप सभी से। तो इसमें आपका हो जाएगा पारदीप पठार हो जाएगा। ठीक है, पारदीपीय पठार हो जाएगा जो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका 11 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन में प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो ये दोस्तों आपका जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिएगा 12 नंबर का सवाल है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी? तो दोस्तों इसमें आपको जो है 2 नाम याद रखना है। ठीक है, इसमें आप सभी को ऑप्शन दिया गया था लॉर्ड क्रॉनवालिस, ये तो नहीं था। ठीक है, थॉमस मुनरो ये था। ठीक है, थॉमस मुनरो आपका जो ब्रिटिश अधिकारी थे। और साथ में आपको एक नाम और याद रखना है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। अगर इनका भी नाम रहे तो आप ऑप्शन जो है इसका भी नाम सही कीजिएगा, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड का। ठीक है, या थॉमस मुनरो रहे तो वो भी सही है, और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड रहे तो वो भी सही है। ये दोनों का नाम आप सभी को याद रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 13 नंबर का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित जो है किया गया था? ये आप सभी से पूछा गया था। तो ये जो था दोस्तों अनुशीलन, जो आप देख रहे होंगे अनुशीलन समिति, इसका किया गया था स्थापित। ठीक है, तो सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा जो स्थापित किया गया था, आप सभी को याद रखना है अनुशीलन समिति का। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिएगा। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप सभी का 14 नंबर का, संपत्ति का निकास सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका किया था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा 15 नंबर का है। 15 नंबर का सवाल है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से की गई थी? तो ये आपका किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा।
और साथ में दोस्तों आप सभी को नाम भी याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 16 नंबर का। तो 16 नंबर का सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की व्यापक जो है भागीदारी देखी गई थी। तो देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, इसमें जो है महिलाओं का जो है व्यापक भागीदारी देखी गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप सभी का होगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप सभी का आप 17 नंबर का होगा। तो 17 नंबर का दोस्तों सवाल देखिएगा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन जो है कौन सा गलत है दोस्तों, वो आपको चुनना है। ठीक है, तो इसको में दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसमें थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है वो कथन सब लंबा लंबा है, लॉन्ग है, तो आपको थोड़ा पढ़ना होगा। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो गलत है, गलत ऑप्शन को चुनना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए, ऑप्शन ए में जो दिया गया है, यह आंदोलन अली बंधुओं ने उस्मानी खलीफा की रक्षा हेतु प्रारंभ किया था। ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बी नंबर का, इसे महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में समर्थन दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर का। सी नंबर का दोस्तों देखते हैं, अब देखिए सी नंबर का ऑप्शन, यह सफलतापूर्वक समाप्त हुआ जब खलीफा को पुनः स्थापित जो है कर दिया गया था। ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर अभी देख लीजिए, ऐसे आप इसे 1920 में असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका सही आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप सभी देखेंगे, 18 नंबर का सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलय उस संरचनात्मक परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण है जो भारत जैसे देश में आर्थिक विकास के दौरान होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी जो है ऑप्शन देखें, इसमें जो आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, श्रम का जो है प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण, आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 19 नंबर का सवाल है। 19 नंबर का सवाल आप सभी दोस्तों देखें, भारत की आर्थिक जो है प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र में नहीं आता है। तो आप सभी को ऑप्शन दिया गया, ए पहले देख लीजिएगा, एक प्राइवेट लिमिटेड विनिर्माण कंपनी ये आता है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन बी देखिए, सरकारी विद्यालय का शिक्षक, तो ये भी दोस्तों आपका जो है बिल्कुल आता है इसके अंतर्गत। अब ऑप्शन सी देखेंगे, निर्माण स्थल पर कार्यरत दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, ये आपका नहीं आता है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा सी नंबर का हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल दोस्तों देखिए 20 नंबर का है, भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा उच्च स्तर के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया था, मौजूदा मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति समायोजित प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये आपका होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे 21 नंबर का सवाल को। ठीक है, तो 21 नंबर का दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय भी किया जाता है, साक्षरता दर भी किया जाता है। तो कुल प्रजनन दर इसमें जो आपका ऑप्शन डी में दिया गया ये नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखेंगे 22 नंबर का। तो 22 नंबर का दोस्तों सवाल को देखिएगा, मानव श्वसन के दौरान एल्वियोली को रक्त के बीच गैसों का जो है आदान प्रदान किस प्रतिक्रिया से होता है। तो इसमें दोस्तों आपका जो है संक्रिय परिवहन से नहीं होता है। ठीक है, प्रासरण से भी नहीं होता है, विसरण से होता है। किससे होता है, विसरण से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। तो आप सभी को दोस्तों
नेक्स्ट सवाल देखना है, इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट आप सभी को जानकारी दे दें। तो दोस्तों आप सभी को करना क्या है, ये 2000 ब्रह्मास्त्र जो है परचेज़ करना है, ठीक है। इसमें आप सभी को जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जी के साथ में इंक्लूड किया गया है करेंट अफेयर्स। अगर आप इसे 80 रुपया में परचेस कर लेते हैं तो बिहार एसएससी का दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट का एक भी जीके जीएस का सवाल इससे बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। तो इससे आपको परचेस करना है। 2000 प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा ऑफिस अटेंडेंट के एग्ज़ाम में। दोस्तों आपको परचेज़ करने के लिए ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 9942806589 पे पेमेंट मारना है 80 रुपया का। उसके बाद आपको जो है इसी नंबर व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का, और आपको जिस नंबर पे चाहिए PDF 2000 ब्रह्मास्त्र वो आपको उस नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे आप बहुत जल्द खरीद लें, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में ऑफिस अटेंडेंट में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो 2000 ब्रह्मास्त्र ले करके दोस्तों आप सभी अपने जो है प्रिपरेशन को जो है बेहतर बनाएं। और चलिए दोस्तों सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिएगा, अब 23 नंबर का सवाल है। यदि किसी देश का जीडीपी बढ़ता है लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है घटती है तो सबसे तर्कसंगत निष्कर्ष क्या होगा, ये आपको चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर जीडीपी वृद्धि दर से अधिक है, ये बिल्कुल दोस्तों सही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। ऐसे दोस्तों आप ऑप्शन भी पूरा देख लीजिए। ऑप्शन बी में दिया गया था आप सभी को आय असमानता कम हुई है, ये गलत है, ठीक है। सरकारी व्यय कम हुआ है, ये भी गलत है। देश का निर्यात घटा है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, 24 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे, 24 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य का सर्वोत्तम समर्थन करती है। तो इसमें दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी में दिया गया है जैविक कृषि और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देना, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 25 नंबर का, ठीक है। ये साइंस का दोस्तों सवाल है। तो 25 नंबर का सवाल देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब प्रकृति और स्थिति क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाता है, आप सभी का आभासी एवं सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे 26 नंबर का, ये भी साइंस से पूछा गया। एक विद्युत बल्ब की रेटिंग दिया गया है, अगर 220 वोल्ट है और -100 वाट है, यदि इसे 110 वोल्ट पर जलाया जाए तो बिजली की खपत क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी को फार्मूला सबसे पहले दोस्तों याद होना चाहिए, P=2 बराबर होता है आप सभी का I भी होता है। तो इसे हम दोस्तों कैसे भी लिख सकते हैं, P=2 लिख सकते हैं IR, इस तरह लिख सकते हैं। जब दोस्तों आप इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो आपका 25 वाट आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे 27 नंबर का, घरेलू सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य जो है लाइन के समांतर जुड़ा होता है। तो ये आपका जुड़ा होता है दोस्तों, बल्ब होता है, पंखा होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए उपकरण जैसे पंखा और बल्ब क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं अभिक्रियाशीलता क्रम और अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सही है, ये आपको चुनना है। तो आप सभी का जो ऑप्शन ए में दोस्तों दिया गया है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 29 नंबर का सवाल है। 29 नंबर का सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है
कर्तव्यों से संबंधित है। ये आप सभी से पूछा गया है। तो 29 नंबर का दोस्तों आप सभी को पता होगा, भाग 4 के ए में जो है दिया गया है, संविधान के भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए में जो है कर्तव्यों से संबंधित दिया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर होगा। और साथ में दोस्तों आप सभी ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो है 32 किससे है संबंधित। तो अनुच्छेद जो है 32 आपका संवैधानिक अधिकारों के उपचार से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों आप अनुच्छेद 21 का भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस से संबंधित है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता से, तो ये भी आपको याद रखना है। और 32 तो आप सभी को हमने बता ही दिया कि ये जो है संवैधानिक अधिकारों के उपचारों से संबंधित है। तो ये दोस्तों आप सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से आपके एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 30 नंबर का सवाल है दोस्तों। 30 नंबर का सवाल देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं 31 नंबर का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो समानता का अधिकार दोस्तों ये कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार ये दोस्तों आपका मूल अधिकार के अंदर नहीं आता है, ये कानूनी अधिकार के अंदर आता है। और इसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1944 को जो है इसका गठन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप देख ले स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, ये भी दोस्तों क्या है? तो मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार मूल अधिकार है। तो इसमें आपका जो संपत्ति का अधिकार था ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, ये मूल अधिकार में नहीं आते बल्कि कानूनी अधिकार में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 32 नंबर का। तो 32 नंबर का सवाल दोस्तों देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू की गई थी? तो ये 73वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत दोस्तों क्या है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 33 नंबर का। 33 नंबर का दोस्तों सवाल है आप सभी का, भारत में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था, आप सभी को पता होगा कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। साथ में आप सभी जो दोस्तों क्या है, इसका जो है आयु सीमा भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल चाहिए। तो ये सभी आप एज को भी दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आयु सीमा भी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 34 नंबर का है। 34 नंबर का सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हमारे मूल अधिकारों की रक्षा जो है करती है? तो दोस्तों ये करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। आप सभी को पता होगा कि मूल अधिकारों की जो है रक्षा करती है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, 35 नंबर का है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे, 35 नंबर का सवाल है आप सभी के बीच, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो सही अर्थ क्या है वो आपको चुनना था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों, राज्य एक जो है धर्म का समर्थन करता है, ये बिल्कुल गलत है। राज का कोई जो है आधिकारिक धर्म नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है भारत में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, तो राज्य का जो है कोई एक आधिकारिक जो है धर्म नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। ऐसे आप सभी ऑप्शन देख लें। ऑप्शन सी में दिया गया है, राज्य 2 धर्मों को बढ़ावा देता है, ये भी बिल्कुल गलत है। धर्म राज्य को नियंत्रित करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं, 36 नंबर का सवाल है। तो 36 नंबर का सवाल है दोस्तों, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कौन जो है भंग कर सकता है? तो लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले जो है समाप्ति कर सकता है, यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि भंग कौन करता है? तो भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। आप सभी को पता होगा किसी सज़ा को जो है माफ़ करने का भी अधिकार किसे प्राप्त होता है? राष्ट्रपति। ठीक है,
राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, तो इसे ही अधिकार है कि किसी भी लोकसभा को कार्यकाल को समाप्ति को जो है भंग करने का अधिकार है, और किसी भी कानूनी सज़ा को माफ़ करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। तो नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं 37 नंबर का। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिएगा, 37 नंबर का सवाल है आप सभी के बीच में। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो है अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखेंगे, 38 नंबर का सवाल है। तो 38 नंबर का दोस्तों सवाल पूछा गया है आप सभी से, भारत सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ये दोस्तों करेंट अफेयर्स का सवाल आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स भी आप सभी को देखना है। वर्तमान का जो है पूछा गया है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अभी दोस्तों कौन है? वी अनंत नागेश्वरन है, ठीक है। ये आप सभी को नाम याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 39 नंबर का है सवाल। देखिए दोस्तों 39 नंबर का, बिहार विधान परिषद के कितने जो है सदस्य को बिहार के राज्यपाल द्वारा जो है नामित यानी कि चुना जा सकता है? तो 12 सदस्य को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सवाल है, अगर आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों बिहार एसएससी का जो है ऑफिस अटेंडेंट का जो है फुल तैयारी आप सभी को इसी चैनल के द्वारा हो जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और किसी चैनल से जुड़ने का ज़रूरत नहीं पड़े। बस इसी चैनल में आप सभी का जो है सारी तैयारी ऑफिस अटेंडेंट का हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट सवाल है दोस्तों, इस वीडियो का देख लीजिए। लास्ट सवाल करेंट अफेयर्स का ही पूछा गया है। 2025 में वेनेजुएला के लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित जो है किया गया है? तो ये किया गया था मारिया कोरिना मचाडो को किया गया था। ये कहाँ का निवासी था? तो वेनेजुएला का निवासी था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।